फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में हमें दिए गए वेक्टर्स की लेंथ निकालनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर की लेंथ, और वेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जिसकी डायरेक्शन हमें पता है। ये एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन हमें पता है, तो डायरेक्शन पता हो लाइन की तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। ये ए वेक्टर है जो आई के साथ यहाँ स्केलर कंपोनेंट है, उसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन रेशोज होते हैं ये। ए की वैल्यू 1 है। ए के ऊपर यदि वेक्टर का साइन है वो तो आई जे के की फॉर्म में होता है, और जो ए के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है तो वो आई के स्केलर कंपोनेंट को बोलते हैं हम, और जो बी की वैल्यू है वो जे के स्केलर कंपोनेंट को बोलेंगे और वो 1 है। इसी तरह से सी की वैल्यू भी 1 है। ए बी सी इनको डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर बोलते हैं हम, और ए का मतलब होता है आई का स्केलर कंपोनेंट, बी का मतलब जे का स्केलर कंपोनेंट, और सी का मतलब के का स्केलर कंपोनेंट। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर के केस में ऐसे मॉडुलस का साइन होता है तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर के समेशन का अंडर रूट होता है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर के समेशन का अंडर रूट होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए की लेंथ है, ये एक लाइन है, इस लाइन की लेंथ को निकालने का फार्मूला है ये। और ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर भी 1 और सी स्क्वायर भी 1, तो 1 के स्क्वायर के समेशन का रूट तो √3 आ गया। तो √3 यूनिट्स जो है हमारे पास ए वेक्टर की लेंथ मिल गई। इसी तरह से हमें बी वेक्टर की लेंथ निकालनी है। हमें बी वेक्टर गिवन है, तो बी वेक्टर से हम स्मॉल ए यानी डायरेक्शन रेशोज निकाल लेंगे। इसके डायरेक्शन रेशोज ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू है -3। बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे मॉडुलस के साइन को वेक्टर के केस में हम मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। लेंथ है वेक्टर बी की, इसका फॉर्मूला वही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें ये सारी पॉजिटिव वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएंगी। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और इसका हमें अंडर रूट निकालना है। ये हो गया 53 और 9 62 का रूट। अब इसमें से फैक्टर होके भी कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको इतना ही लिखेंगे हम। अब फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में वेक्टर का नाम सी है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज मिले हमें 1/√3। दूसरा डायरेक्शन रेशो मिला बी 1/√3, वो भी प्लस का ही है। और तीसरा डायरेक्शन रेशो को हम सी बोलते हैं, और वो है -1/√3। हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर प्लस का ही 1/3 मिलेगा। तो कुल मिला के 3 एलसीएम आएगा तो 3/3 हुआ, तो 3/3 1 हो गया, तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला 1 यूनिट, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसी को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये सी वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर निकला। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ 1 निकले, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे 2 वेक्टर्स लिख के दिखाओ, दोनों अलग होने चाहिए, डिफरेंट वेक्टर्स हों लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। और मैग्नीट्यूड हमने अभी निकालना सीखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट को बोलते हैं। डायरेक्शन रेशो के स्क्वायर के समेशन के अंडर रूट को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई भी वेक्टर लिख लो, उसका नाम मान लो ए वेक्टर है, और वो कुछ भी लिख लो आप। जैसे मान लो किसी बच्चे ने आई प्लस जे 2j बोल लो प्लस 3k लिख लो, कोई भी वेक्टर लिख लो,
किसी बच्चे से कुछ भी बुलवा लो, अपने मन से कोई भी वेक्टर लिख लो। अब हमें बी वेक्टर ऐसा वेक्टर लिखना है जो इस वेक्टर से डिफरेंट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड के सिलसिले में वो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के अंडर रूट को बोलेंगे। तो अगर हम इसको डिफरेंट वेक्टर भी कहना चाहते हैं और मैग्नीट्यूड सेम रखना चाहते हैं, तो जो स्केलर कंपोनेंट है उनके प्लेस बदल दो। जैसे 2 को सामने ले आओ, आई के साथ 2 लिख दो, जे को 1 कर दो, और ये 3 के ऐसे ही रहने दो। किन्हीं भी 2 या तीनों के जो स्केलर कंपोनेंट है उनको चेंज करना है उनकी जगह, या उनके साइन को चेंज कर दो। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा जो इसका मैग्नीट्यूड है। तो हमने ए और बी 2 वेक्टर ऐसे लिख दिए जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वो डिफरेंट वेक्टर इसलिए हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन बदल गई। अब अगर नेगेटिव साइन करोगे तो भी डायरेक्शन बदल जाएगी, और अगर प्लेस चेंज करोगे स्केलर कंपोनेंट का तो भी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो वेक्टर तो सेम तभी होते हैं जब जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ हमने डायरेक्शन बदल दी, या तो स्केलर कंपोनेंट के साइन बदल दो या स्केलर कंपोनेंट का प्लेस बदल दो, तो वो वेक्टर तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज का प्लेस बदलने से या साइन बदलने से मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। क्योंकि माइनस का अगर 2 होता, माइनस के 2 का स्क्वायर भी तो प्लस का ही 4 होता है। तो इस तरह से कोई भी इसके अनेक आंसर हो सकते हैं। जो मर्जी वेक्टर सोच लो, उसके स्केलर कंपोनेंट का साइन या उनका प्लेस बदल दो, तो ऐसे वेक्टर मिल जाएंगे जिसकी डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए डिफरेंट वेक्टर्स हो गए और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें ऐसे 2 वेक्टर्स लिखने हैं जो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब इसमें भी कोई भी वेक्टर बच्चा लिख सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं, इसके अनेक आंसर्स हो सकते हैं। किसी बच्चे ने लिख दिया, कुछ भी लिख दो, 2i 3j 4k, कुछ भी कोई भी वेक्टर लिख दो, इसके स्केलर कंपोनेंट जो मर्जी ले लो। अब डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि ना तो हम स्केलर कंपोनेंट के साइन चेंज कर सकते हैं और ना ही उनका प्लेस चेंज कर सकते हैं। इसमें लैम्डा मल्टीप्लिसिटी डालनी होगी, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे हम। बी वेक्टर जो है ऐसा लिखेंगे, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब, चेंज ना होने का मतलब है कि डायरेक्शन रेशो का ना तो प्लेस बदल सकते हैं ना साइन बदल सकते हैं। साइन बदलने से भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डी आर्स का प्लेस बदलने से भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसमें हम लैम्डा मल्टीप्लिसिटी डाल सकते हैं। इसका दुगना कर दो, सभी स्केलर कंपोनेंट का दुगना कर दो, या सभी डी आर्स का हाफ कर दो, तिगना कर दो, 5 गुना 10 गुना, जो मर्जी लिखो, अनेक आंसर हो सकते हैं। तो इसका मान लो हमने दुगना कर दिया सबका, तो इसका दुगना हो गया 4, इसका दुगना हो गया 6, और इसका दोगुना हो गया 8। तो ये जो वेक्टर है इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यही मिलेगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो लैम्डा हमने 2 डाल दिया, तो इसमें लैम्डा मल्टीप्लिसिटी आ गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है उसमें लैम्डा मल्टीप्लिसिटी है, और लैम्डा का मतलब यहाँ पर 2 है, दुगना किया है हमने। तो जब लैम्डा मल्टीप्लिसिटी होती है 2 वेक्टर्स के बीच में, तो दोनों वेक्टर जो हैं वो उनकी डायरेक्शन तो, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नहीं बदली, और डायरेक्शन नहीं बदली और लैम्डा मल्टीप्लिसिटी है, तो ये वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर हैं, यानी इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन वेक्टर अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि ये दुगना है। लेंथ में ये वेक्टर इस वेक्टर का दुगना मिलेगा। मान लो ए वेक्टर की लेंथ इतनी थी, अगर ये ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, तो जो बी वेक्टर है इसका डबल हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी, क्योंकि हमने स्केलर कंपोनेंट के साइन चेंज नहीं किए हैं, ना ही उनका प्लेस चेंज किया है। तो इसमें लेंथ बढ़ी है, डायरेक्शन सेम है। इस क्वेश्चन के अनेक आंसर जो मर्जी सोच के आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस वेक्टर को और इस वेक्टर को इक्वल बताया गया है। वो कहता है ये दोनों वेक्टर यदि इक्वल हों, xi प्लस yj ये वेक्टर और 2i प्लस 3j ये दोनों वेक्टर यदि इक्वल हों, तो कहता है x और y की वैल्यू निकालो। तो 2 वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। इसका मतलब ये हो गया कि i j k के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी 2 वेक्टर इक्वल होंगे।
क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी सेम रखनी होती है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, तभी वेक्टर्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जो यहाँ पर i का स्केलर कंपोनेंट है x, वो इस i के स्केलर कंपोनेंट 2 के इक्वल होना चाहिए, और जो यहाँ y का स्केलर j का स्केलर कंपोनेंट है y, वो यहाँ j के स्केलर कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। k तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, खुद ही इक्वल दे रखा है। हाँ, इसमें क्वेश्चन में ये टीचर बदल सकता है कि यहाँ पर x की जगह x प्लस वाई लिख दे, मान लो x प्लस वाई आई लिख दे, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इजिकल टू 2, तो y की वैल्यू 3 वापस इसी में पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में x की जगह वो x प्लस वाई भी डाल सकता है टीचर। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन हुए दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इनिशियल पॉइंट तो है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट है -5,7, यानी एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन दे रखी होती है, उसी को वेक्टर बोलते हैं हम। 2,1 तो उसका इनिशियल पॉइंट है, तो मान लो a नाम है इस पॉइंट का और 2,1 लिखा हुआ है, और ये जो पॉइंट b है टर्मिनल पॉइंट इसका वेक्टर का, वो है -5,7, ये गिवन है हमें। और हमसे कहता है कि इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालो और इसके वेक्टर कंपोनेंट निकालो। पहली बात तो जब भी हमें पॉइंट्स गिवन हो, जैसे a पॉइंट गिवन है और b पॉइंट गिवन है, हमारी वेक्टर की पूरी दुनिया में, पूरे मैथ में जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो ये पॉइंट जो होता है इसकी पोजीशन ओरिजिन से लेके हम वेक्टर बनाते हैं OA वेक्टर। हमेशा पॉइंट की पोजीशन हम ओरिजिन से ही लेते हैं। तो OA वेक्टर का आंसर है 2i प्लस 1j, 2i प्लस 1j मतलब j। ये OA वेक्टर है। ये जब भी पॉइंट गिवन होगा तो O से ही उसकी पोजीशन लेके वेक्टर बनाना होता है, और B पॉइंट मतलब ओरिजिन से इसकी पोजीशन मिलेगी OB वेक्टर। तो OB वेक्टर हमें मिला -5i, इनके साथ i j k लगते हैं। अब k वाला पॉइंट इसमें है ही नहीं, थर्ड तो 2 डायमेंशन का ही क्वेश्चन है ये, और प्लस 7j। इसके ऊपर कैप लगाना, i j के ऊपर हमेशा कैप लगी होनी चाहिए, कैप ना लगाने से मार्क्स कटते हैं हमारे। अब हमें चाहिए AB वेक्टर, AB वेक्टर, और AB वेक्टर हमेशा OB माइनस OA से आता है। आखिरी वाले की पोजीशन पहले वाली की पोजीशन में से माइनस होती है, OB माइनस OA को बोलेंगे AB वेक्टर। OB वेक्टर माइनस AB वेक्टर, OB वेक्टर O से पोजीशन लेनी है, OB में से OA को माइनस करना है। बाद वाले पॉइंट की पोजीशन में से पहले वाली पॉइंट की पोजीशन को माइनस करते हैं तो हमें AB वेक्टर मिलेगा। तो OB में से OA माइनस करना, तो OB हमारा -5i है, तो -5i में से 2i को माइनस करेंगे तो माइनस का 7i मिल गया, और प्लस के 7j में से 1j को माइनस करेंगे तो प्लस का 6j मिल गया। तो ये तो हमें मिल गया AB वेक्टर। अब इस AB वेक्टर के हमें एक तो हमें चाहिए स्केलर कंपोनेंट, तो ये जो -7 और 6 हैं, i j को छोड़ दें तो इन्हीं को स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट्स जो हैं डायरेक्शन रेशियोज को ही बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। वो निकले हमारे पास ऑफ AB भी कह लो, ऑफ वेक्टर AB इज इक्वल टू, एक तो -7 है और दूसरा एंड कह लो, कॉमा लगा कर लिख लो 6, ये स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं। और जो इसके वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन के साथ ही होते हैं। वेक्टर कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन साथ में होनी चाहिए, और डायरेक्शन हमें i और j देते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट्स जो हैं इस AB वेक्टर के, वो निकले हमारे पास -7i, डायरेक्शन समेत i और j डायरेक्शन बताते हैं, और वेक्टर कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन भी होनी चाहिए साथ में, एंड, और दूसरा जो है 6j। मतलब i और j के साथ लिख देंगे तो वो वेक्टर कंपोनेंट कहलाएंगे, और i और j को छोड़ के जब हम लिखेंगे तो ये डायरेक्शन रेशियोज को ही स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अब 6 क्वेश्चन में हमें ये 3 वेक्टर्स गिवन है और इनका सम निकालने के लिए बोला है। तो हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये आंसर चाहिए। a वेक्टर प्लस b, ये
इनका समेशन है, वेक्टर का समेशन में आई मिलाना पड़ता है, जे में जे और के में के, बस इतना ही काम करना है। ये ए वेक्टर की वैल्यू हो गई, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू है -2i, ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस का सिंबल है तो, प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर की वैल्यू हमने लिखनी है प्लस i -6j और -7k। ये तो हमने वेक्टर्स की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इन्हें ऐड करना है, तो जैसे सिंपल ऐड करते हैं, i वाला i में ऐड होगा, माइनस का 2i प्लस का 1i और प्लस का 1i, तो 0i हो गए। ये तो 2i माइनस के हैं, 2i प्लस के हैं, तो i का केस तो 0 हो गया। अब j वाले हैं माइनस के 2j प्लस के 4j और माइनस के 6j, माइनस के 8j हो गए और प्लस के 4j हैं, तो माइनस के 4j बच गए, तो माइनस के 4j। अब k वाले 1 प्लस का है, प्लस का ही 5 है, तो प्लस के 6 हो गए और 7 माइनस के हैं, तो माइनस का 1k बच गया, 1k को k ही कह देंगे। तो ये हमने a प्लस बी प्लस सी का आंसर बता दिया। तो वेक्टर्स का समेशन यही होता है कि i वाले आपस में मिल जाते हैं, j वाले आपस में और k वाले आपस में। अब हमसे a वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2k, इसी की डायरेक्शन में इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मांग रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो हम a वेक्टर के यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हमें a वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए इसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने निकालना सीखा हुआ है, √a² प्लस b² प्लस c²। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिला के हमें √6 मिल गया। अब हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कैप वाला हो जाता है, इसको बोलते हैं a वेक्टर का यूनिट वेक्टर। a के ऊपर यदि कैप लगा देंगे एरो की जगह, तो इसको हम पढ़ेंगे a वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर हो गया। तो a वेक्टर की वैल्यू लिखनी है और उसको a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करना है। ये फार्मूला होता है हमारे को किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो वेक्टर तो हमारा ये है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस 2k, ये तो वेक्टर है। इसको डिवाइड करेंगे √6 से, तो ये इससे जो आंसर मिलेगा वही आंसर a पे कैप वाला आंसर मिल गया, यानी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया। तो इस √6 को हम 3 जगह बाइफरकेट कर देंगे, तीनों को बांट देंगे। 1 में √6i प्लस 1/√6j और प्लस 2/√6k, ये कुल मिला के हमें ये आंसर मिल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। इसमें भी हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन वेक्टर तो पी क्यू की डायरेक्शन में होनी चाहिए। डायरेक्शन होनी चाहिए पी क्यू वेक्टर, और पी और क्यू पॉइंट्स गिवन है। तो ये तो हमने सीख रखा है, जब भी हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं तो पी पॉइंट का मतलब है ओपी वेक्टर, ओरिजिन से पॉइंट पी की पोजीशन से जो वेक्टर बनेगा ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। वो इन पॉइंट्स को आई जे के लगाने से बनता है। i प्लस 2j प्लस 3k, ये ओपी वेक्टर बन गया। इसी तरह से क्यू पॉइंट अगर ये है तो इनको आई जे के देने से ओ क्यू वेक्टर बनेगा, जो ओ क्यू वेक्टर है, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कहलाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है। ओ क्यू वेक्टर है 4i प्लस 5j, 4i 5j प्लस 6k। तो पॉइंट से तो हमेशा पोजीशन वेक्टर बनता है, ये तो हमने सीख लिया है। अब हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर। तो जो पी क्यू वेक्टर है ये भी हमें पता है
कि बाद वाले पॉइंट की पोजीशन में से पहले वाली पॉइंट की पोजीशन को माइनस करना होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी से बनेगा। अब ओ क्यू माइनस ओ पी मतलब 4i में से 1i माइनस करेंगे तो 3i मिल गया, 5j में से 2j को माइनस करेंगे तो प्लस का 3j मिला, और 6k में से 3k को माइनस करेंगे तो प्लस का 3k मिला। तो कुल मिला के हमें पी क्यू जो वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन ये वाली है। अब हमें मालूम है पी क्यू वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर में बदलना है तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर लिखेंगे। पी क्यू के ऊपर ऐसे कैप नहीं लगती, सिंगल लेटर होता है जो स्मॉल, उस पर कैप लगाते हैं। अगर रिक्वायर्ड यूनिट, इसको हम लिख देंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ऐसे पॉइंट्स में अगर कैपिटल पॉइंट्स में गिवन होते हैं वेक्टर का नाम, तो उसके ऊपर कैप नहीं चढ़ाते, उसको ऐसे लिख दो, या फिर इसका नाम ए वेक्टर कह दो और फिर कैप चढ़ा दो। और हमें मालूम है यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से बनता है। वेक्टर की वैल्यू को, यानी पी क्यू वेक्टर को पी क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करने से बनेगा। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर तो ये है 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये तो पी क्यू वेक्टर बन गया। और अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर भी 9 मिला और सी स्क्वायर भी 9 मिला। तो 9 9 27 हो गया, 27 का रूट 3√7 हो गया, 3√3, 27 का 3√3 हो गया। तो 3 के अपॉन में भी 3√3 डालना है हमें, 3/3√3, ये तो i हो गया, प्लस 3/3√3, ये j हो गया। तीनों को बांट दिए वैल्यू हमने नीचे मैग्नीट्यूड को, प्लस 3/3√3, ये k हो गया। तो अब हम 3 से कैंसिल कर देंगे, 1/√3, 1/√3, 1/√3, इस तरह से मिल गया। ये इज इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो इस तरह से ये हमने पी क्यू वेक्टर को उसी की डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब इसके स्केलर कंपोनेंट के साइन नहीं बदले, ना इनका प्लेस बदला। वैसे प्लेस बदलने से तो ये सारे एक जैसी हैं, साइन नहीं बदलने से डायरेक्शन सेम रहती है, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से वो यूनिट वेक्टर में बदल जाता है। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ ही है, और उसका मैग्नीट्यूड, अब ये जो वैसे भी इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये यूनिट वेक्टर है। पी क्यू वेक्टर को यूनिट वेक्टर में ही तो बदला था। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अब इस वक्त तो 1 निकलेगा। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने का यही फंडा है कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हम। ये कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर दे करके कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। तो पहले तो हमें ए प्लस बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ए वेक्टर की वैल्यू ये है, यहाँ हमें ए वेक्टर की वैल्यू में बी वेक्टर की वैल्यू को ऐड करना है। तो एडिशन तो हमें पता है, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही मिलता है, 2i और प्लस का ये माइनस का i है तो i मिला, माइनस का j और प्लस का j, तो j वाला पार्ट 0 हो गया, 2k और माइनस का k, 2 प्लस का है तो प्लस का k बच गया। तो कुल मिला के हमें a प्लस बी की ये वैल्यू मिल गई। अब हमें a प्लस बी वेक्टर से जो वेक्टर मिला है इसी की डायरेक्शन में इसे यूनिट वेक्टर में बदलना है। तो डायरेक्शन में तो हम इसके स्केलर कंपोनेंट को छेड़ेंगे नहीं, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, सिर्फ हमने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते ही ये अपने यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर वो इक्वल होगा इसी वेक्टर को i प्लस 0j प्लस k, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड इसका निकलेगा अंडर रूट
1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस इस 1 का स्क्वायर, ए बी सी के स्क्वायर के रूट को ही बोलते हैं हम, तो √2 हो गया ये। तो √2 को हम तीनों जगह बांट देंगे, तीनों जगह क्या, एक जगह ये तो 0 वाला ही है, 1/√2, ये तो आई वाला पोर्शन हो गया, जे वाला तो छोड़ ही दो, 0 है तो 0 के अपॉन में कुछ भी डालेंगे 0 ही हो जाएगा। तो 1/√2 ये भी आ गया, के वाला भी। तो हमें जो ये वेक्टर मिला है ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पक्का 1 ही मिलेगा। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो इस वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ हो और उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ये जो वेक्टर हमें गिवन है इसको अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड यूनिट 1 हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर में तब्दील हो जाएगा। अगर हम इस वेक्टर को 5i - j + 2 के इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, a² b² c² ये 25 प्लस b² -1 का स्क्वायर 1 और प्लस c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो ये वेक्टर वो वेक्टर बन गया जिसकी डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने स्केलर कंपोनेंट के साइन भी चेंज नहीं किए ना प्लेस चेंज किया है, तो डायरेक्शन तो यही रही। और इसके मैग्नीट्यूड से जब हमने डिवाइड कर दिया जब इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो वेक्टर है इस वक्त जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो इसका 8 जा कर देंगे, अगर हम इसे 8 से इंटू कर देंगे तो इस वक्त ये जो है ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो यही है और इसका मैग्नीट्यूड 8 हो गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का 8 जा कर दिया तो 8 हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। अब हमने कुछ नहीं करना, ये तो 25, 26 और ये 4, 30 हो गया, √30 है। तो √30 इन तीनों को बांट देंगे, 8 से इंटू भी करते चले जाएंगे, 8 5 जा 40 और अपॉन √30 इसके साथ i माइनस 8 1 जा 8 अपॉन ये √30 इसके साथ ये j और k वाला 8 2 जा 16 प्लस का 16 अपॉन √30 और साथ में ये k। अगर वो 8 की बजाय मैग्नीट्यूड 5 मांगता या 1/5 मांगता, कोई भी मैग्नीट्यूड मांगेगा, तो जब हम यूनिट वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से इनटू कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर की जितनी भी वैल्यू चाहता है वो हो गई। 8 जा चाहता है, 5/2 जा चाहता है, जो जितना मैग्नीट्यूड चाहता है उससे इनटू कर देंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो लिखा हुआ वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है। जब हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्शन तो चेंज करते नहीं, तो डायरेक्शन तो सेम हो ही गई। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, 1 का 8 जा 8 हो गया। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 निकलेगा अगर हम इसे सोल्व करेंगे, और इसकी डायरेक्शन हमने चेंज की नहीं है, तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ हमें 11th क्वेश्चन में शो करना है कि ये जो दो वेक्टर्स गिवन है ये कोलिनियर हैं। अब इन वेक्टर्स का नाम नहीं गिवन है तो हम नाम दे देते हैं, इसे ए वेक्टर कह देंगे, इसे बी वेक्टर कह देंगे। वेक्टर दो कोलिनियर तब होते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल हो, या दूसरी बात ये कह सकते हैं हम उनमें लैम्डा मल्टीप्लिसिटी हो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर में लैम्डा मल्टीप्लिसिटी हो। जैसे बी वेक्टर में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, -2 -3 + 4j, शायद गलत, हाँ गलती ये हो गया कि ये प्लस का 2i है, ये -2i है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लें तो ये प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 के। अब ठीक है, ये वैल्यू हमने गलत लिख दी थी इसलिए ये कोलिनियर हो ही नहीं पा रहे थे। अब ये कोलिनियर है, -2 कॉमन लेने से, बी वेक्टर में से -2 कॉमन लिया तो ये प्लस का 2i बचेगा, माइनस तो बाहर ले लिया, सबके चेंज होंगे साइन, ये -3j हो गया, 2 3 जा 6 और ये प्लस का 4k हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है 2i - 3j + 4k ये एग्जैक्टली ए वेक्टर है। तो बी वेक्टर का जो आंसर आ गया -2 के साथ ये ए वेक्टर आ गया।
-2 ए वेक्टर। अब बी वेक्टर में और ए वेक्टर में कोई भी लैम्डा मल्टीप्लिसिटी हो तो इसी को हम कहते हैं ये एक वेक्टर कोलिनियर हो गए। कोलिनियर करने का एक मेथड ये है। दूसरा रेशो हम इक्वल कर देंगे 2 में -4 -1/2 आएगा, ये भी -1/2 आएगा, ये भी। तीनों रेशो इक्वल होने से A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 तब भी हम वेक्टर्स को कोलिनियर कह सकते हैं। तो ये भी मेथड है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -2 है, दो वेक्टर्स में यदि लैम्डा मल्टीप्लिसिटी हो, यहाँ कुछ भी हो, पॉजिटिव लैम्डा मल्टीप्लिसिटी, डायरेक्शन अलग है लेकिन कोलिनियर हैं, दोनों पैरेलल हैं। यानी जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर जा रहा है। अगर सेम एंगल से हम उसको नीचे ऊपर करें तो वो ओवरलैप कर जाएंगे वेक्टर्स। कुल मिला के दो वेक्टर्स में जब भी लैम्डा मल्टीप्लिसिटी आए, लैम्डा कुछ भी हो, 1/2 3/4 कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, यदि लैम्डा मल्टीप्लिसिटी दिखाई दे जाए दो वेक्टर्स में तो उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर। इट इम्प्लाइज दैट गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेक्टर्स में लैम्डा मल्टीप्लिसिटी दिखा दो और कह दो कि ये कोलिनियर है। यहाँ हमें वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं। तो ये हमसे डीसीज पूछे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। हम इस वेक्टर को तो नाम मान लो नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर है, इसका नाम I + 2j + 2k। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 3k लिखा हुआ है, यहाँ 3k लिखना है। I + 2j + 3k। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो एक तो होते हैं DRs, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज तो हम ABC को बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स को। जो A की वैल्यू है वो 1 है, B की वैल्यू है 2 और C की वैल्यू है 3। A B C की वैल्यू को तो हम डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। और जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं DCs, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशो भी 3 होते हैं 3D में और डायरेक्शन कोसाइंस भी 3 ही होंगे। जब हम A की वैल्यू को पहले डायरेक्शन रेशो को यानी स्केलर कंपोनेंट को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें एल का आंसर मिलेगा। इसे हम एल बोलते हैं। एल इजकल टू DCs में एल इज इक्वल टू, ये एल का आंसर है। जब ए की वैल्यू को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें एल मिलेगा। पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है एल। तो ए तो हमारे पास 1 है और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें पता है कि √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9। तो कुल मिला के 9 13 और 14, 1/√14। ये वैल्यू मिल गई हमें पहले डायरेक्शन कोसाइन की, इसको एल बोलते हैं हम। और जो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है उसे एम से डिनोट करते हैं। वो बी की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। बी की वैल्यू मतलब डायरेक्शन रेशो जो सेकंड वाला है जे का साथी, वो डिवाइड होगा इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो बी की वैल्यू तो 2 है और मैग्नीट्यूड तो अभी निकाला √14, तो ये एम की वैल्यू आ गई। और जो तीसरा डायरेक्शन रेशो होता है उसे एन से डिनोट करते हैं और C डिवाइड होता है मैग्नीट्यूड की वैल्यू से। C मतलब K का साथी, K का साथी 3 है और अपॉन में √14 है। तो LMN जो है वो इस तरह से निकलते हैं। और अगर ये पता हो कि कोई वेक्टर x y z एक्सेस के साथ कितने कितने डिग्री के एंगल्स बना रहा है तो L होता है कोस अल्फ़ा, M होता है कोस बीटा और N होता है कोस गामा। और अल्फ़ा बीटा गामा जो वेक्टर x एक्सेस के साथ एंगल बनाता है वो अल्फ़ा होता है, जो वेक्टर y एक्सेस के साथ एंगल बनाता है उसे बीटा कहते हैं, और जो z एक्सेस के साथ वेक्टर एंगल बनाता है उसे गामा कहते हैं। तो जब हमें एंगल्स गिवन होंगे तो LMN की वैल्यू कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा से मिलेगी। और जब फुल फ्लैश फॉर्म में ऐसे I J K की शक्ल में हमें डायरेक्शन रेशोज़ के साथ वेक्टर गिवन होगा तो पहली वैल्यू को, पहले स्केलर कंपोनेंट को जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो L मिलेगा। इसी तरह से दूसरे स्केलर कंपोनेंट को जब हम डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से तो M मिलेगा और तीसरे को डिवाइड करेंगे तो N मिलेगा।
डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमारे पास दो ही मेथड है, एक ये वाला मेथड है और एक कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है। और ये बात देखने की होती है कि आगे हमें काम आएगा कि 3D में जब हम 3D करेंगे तो L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का जो समेशन है वो हमेशा 1 मिलेगा। अगर हम इन डायरेक्शन रेशोज़ के स्क्वायर का सम जोड़ेंगे तो पक्का 1 ही आएगा आंसर। और एक चीज़ और है कि LMN का जो रेशो होता है, LMN डायरेक्शन कोसाइंस का जो रेशो है और जो डायरेक्शन रेशोज़ का रेशो है ABC का रेशो, ये भी इक्वल होते हैं। तो ये दो बातें हमें 3D में काम आएंगी, इस चैप्टर में तो नहीं है, 3D जब पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर तो उसमें काम आएंगी। इस 13 क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्शन कोसाइंस ही निकालने हैं, लेकिन इसमें पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर गिवन नहीं है, हमें पॉइंट्स गिवन है। और हमने ये तो अच्छी तरह सीख रखा है, अब हमें मालूम है कि जो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम पॉइंट्स की पोजीशन ओरिजिन से लेते हैं। ये जो पॉइंट गिवन है 1 2 -3 है, तो ये ए पॉइंट की पोजीशन जब ओ से लेंगे तो ओ ए वैक्टर कहलाएगा, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसकी वैल्यू है I + 2j - 3 के। ये मतलब होता है पॉइंट का मतलब होता है पोजीशन की वेक्टर लेना होता है, और पोजीशन हमेशा ओ से ही लेते हैं हम। अब हमें ए ओ बी वैक्टर है, बी पॉइंट का मतलब है ओ बी वैक्टर गिवन है। ओ बी वैक्टर मतलब पॉइंट बी की ओरिजिन से पोजीशन जो है -I - 2j और प्लस का 1k यानी k। तो ये हमें ओ ए माइनस ओ बी आ गया हमारे हाथ में। अब डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी कहा है तो ए बी वैक्टर की बात कर रहा है, बी टू ए कहता तो बी ए वैक्टर लिखते हम। तो बाद वाले की पोजीशन में से पहले वाले की पोजीशन को माइनस करने से ए बी वैक्टर मिलेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ये भी हमने सीख लिया अच्छी तरह से। ओ बी मतलब इसमें से इसे माइनस करना, -1 -2i हो गया, -2 और माइनस का 2, माइनस का 4j हो गया। इसको माइनस करें तो इनके साइन बदलेंगे, प्लस का k और प्लस का 3k, तो प्लस का 4k हो गया। ये हमें ए बी वैक्टर की डायरेक्शन मिल गई, ये वाली। अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो पहली बात तो हम ए बी वैक्टर के डी आर्स निकाल लेंगे। डी आर्स हमारे पास होते हैं, ए की वैल्यू वो है -2, बी की वैल्यू वो है -4 और सी की वैल्यू वो है प्लस का 4। अब हमें डी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या होती है, ए को हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर का नाम है तो ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ए को। तो ए तो हमारा है -2 और ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका तो हमें पता है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 और -4 का स्क्वायर +16 और प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16। तो कुल मिला के हमें -2 के अपोन में क्या मिला, 16 16 32 और 4 36, 36 का रूट तो 6 होता है। तो कुल मिला के हमें -1/3 वैल्यू मिल गई। ये मिल गया हमें L का आंसर। डायरेक्शन कोसाइंस पहले वाले को L कह देते हैं हम, L = दिस। अब दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है हमारा M। तो M हो गया हमारा B की वैल्यू और अपोन में ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अब B की वैल्यू तो हमें मालूम है, ये -4 है, और ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो अभी सोल्व करके 6 निकाला है हमने। तो कुल मिला के 2 से कैंसिल हो गए, 2 2 जा और 2 3 जा। इसी तरह से जो हम तीसरे वाला निकालेंगे, N बोलते हैं हम उसको, डायरेक्शन कोसाइन, LMN डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं। ए बी सी को हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें LMN मिल जाते हैं। एक मेथड ये, एक कोस अल्फा कोस गामा कोस बीटा से, और माइनस ये प्लस का 4 है, डिवाइड बाई 6 होगा तो 2/3 आंसर आ गया। तो ये LMN जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और ABC जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज़ से डायरेक्शन कोसाइंस इसी मेथड से निकलते हैं। यहाँ हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर है वो OX, OY और OZ इन तीनों एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये सेम एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। जो x एक्सेस के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल y एक्सेस के साथ बना रहा है, उतना ही एंगल z एक्सेस के साथ बना रहा है। मान लो हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं, ए वेक्टर है, मान लो इसका नाम लेट कर लिया हमने। ए वेक्टर है I + j + k।
सबसे पहली बात तो हमने जब एंगल की बात करनी है तो हम LMN की बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन से पता लगेगा। डायरेक्शन कोसाइन हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को ही बोलते हैं। तो ए वेक्टर से हमें ABC वैल्यूज़ मिल गई। हमें डायरेक्शन रेशोज़ तो ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। ये तो डायरेक्शन रेशोज़ हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे पास एल को हम कोस अल्फा भी बोलते हैं। अल्फा यदि एंगल एक्स एक्सिस के साथ यदि कोई वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका कोसाइन लेने से, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोस एंगल, कोसाइन मतलब कोस एंगल। अल्फा के साथ कोस लिखेंगे तो एल की वैल्यू मिलेगी। और एल की वैल्यू मिलती कैसे है? हमारी ए की वैल्यू डिवाइड होती है मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 ही हुआ, तो 1 में √3 आ गया। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स √1/√3 हुई। अल्फा इजिकल टू कोस इनवर्स 1/√3। इसी तरह से एम जो निकलता है उसको हम कोस बीटा बोलते हैं। एम मतलब अगर बीटा एंगल बना रहा है वेक्टर वाई एक्सिस के साथ, जो एंगल बनाता है उसे बीटा बोलते हैं, और उसका कोसाइन उसको बोलते हैं हम एम, डायरेक्शन रेशोज। तो ये बी की वैल्यू 1 है और मैग्नीट्यूड तो अभी हमने निकाला √3, तो ये भी 1/√3 आ गया। इसी तरह से एन की जो वैल्यू है वो कोस गामा कहलाती है। गामा वो एंगल होता है जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा होता है वेक्टर। तो LMN को हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी बोलते हैं। एल होता है कोस अल्फा, एम होता है कोस बीटा और एन होता है कोस गामा। इसकी वैल्यू भी 1/√3 आएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, एंगल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा की जरूर बात करेंगे। इक्वली इंक्लाइंड की बात कर रहा है तो हम अल्फा बीटा गामा की ही बात करेंगे रेशोज को लेकर, डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर। कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये सब की वैल्यू जो है 1/√3 आ गई। जब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इक्वल है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/√3 रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों इक्वल हैं। कोस इनवर्स 1/√3 है ये सब वैल्यू। तो जब तीनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो OX और OY और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद OX, OY एंड OZ एक्सिस। ये जो 15 क्वेश्चन है, 15वां, ये 2010 में शायद पेपर में बोर्ड में आया था, ये 4 मार्क्स का। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर P दिस एंड Q दिस इन द रेशो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दोनों आए थे, इंटरनली भी निकालना था, एक्सटर्नली भी। 2:1 में डिवाइड कर रही है जो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स निकालने थे। तो ये 4 मार्क्स का आया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम 10th क्लास की तरह फिगर बना के कर लेंगे। वैसे ये फिगर एग्जैक्टनेस को लेकर के नहीं होती, क्योंकि 3D में फिगर हम 2D डायमेंशन में नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी हम हेल्प ले लेते हैं फिगर से, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, जैसे हम 10th क्लास में करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास ए P पॉइंट है, तो ये P पॉइंट हुआ। ये हमें गिवन है 1 2 -1 1 2 -1, ये वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो Q है वह -1 1 और 1, Q पॉइंट है -1 1 और 1, ये 2 पॉइंट्स हैं। हमें R पॉइंट ऐसा गिवन है 2:1 में जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, PQ को। मान लो ये R पॉइंट इधर है, ये थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, ये कम ले लेंगे क्योंकि 2:1 है, तो 2:1 में डिवाइड करना है हमें ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम उसने बताया R, और पोजीशन वेक्टर R की पूछी है हमसे। हमें मालूम है इसे हम OP वेक्टर से डिनोट करेंगे। P पॉइंट गिवन है ना, तो ये OP वेक्टर है। हमें जो गिवन है ये O से ही पोजीशन लेते हैं हम। पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट की पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही ली जाती है। तो ये तो हमें ये गिवन है I + 2j - k,
ये मतलब होता है पॉइंट का, ये एक्स की डायरेक्शन बताता है, ये वाई की और ये जेड की। इसी तरह से ये जो ओ क्यू है, ओ से क्यू की जो पोजीशन है वो माइनस आई प्लस जे प्लस के गिवन है, ये प्लस जे प्लस के। और हमसे जो पोजीशन पूछी है आर की पूछी है, तो आर की पोजीशन ओ से ही निकालेंगे हम, ओरिजिन से ही। तो हमने निकालना है ओ आर वेक्टर, ये मतलब है इसका क्वेश्चन का। आर की पोजीशन हमेशा ओरिजिन से, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही ली जाती है। तो 10th क्लास की तरह हमने ये यूज़ करना है कि इधर वाला रेशो उस पॉइंट से इनटू होता है, उधर वाला रेशो इस पॉइंट से इनटू होता है। अगर केस इंटरनली का हो तो, पहला केस इंटरनली का है, हम इंटरनली वाला केस ले रहे हैं। तो इंटरनली केस में ये वाला रेशो इधर से पॉइंट से डिवाइड होगा, तो 2 ने पॉइंट इनटू होना है ओ क्यू पॉइंट से। ओ क्यू की पोजीशन से 2 जा करेंगे, इधर वाला उस रेशो, इधर वाला रेशो उस पॉइंट के साथ, उधर वाला रेशो इस पॉइंट के साथ। ये 10th क्लास में करते थे हम। 1 के साथ हम ओपी वेक्टर, ओपी की पोजीशन को इनटू करेंगे और अपोन में रेशो का समेशन होता है 2 + 1। ये मेथड होता है। ये 10th क्लास में हम ऐसे फिगर बना के करते थे। अब 3D में ऐसे फिगर ये एग्जैक्टनेस लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिगर से इजी हो जाता है। अब हम ओ क्यू का 2 जा करेंगे, ओ क्यू ये रहा, तो -2 -2 +2 +2 -2i +2j और +2 के, ये तो 2 जा हो गया हमारा। ओ क्यू का 2 जा हो गया। ओ पी का 1 जा करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस का i प्लस का 2j और माइनस का k, और अपोन, इनके अपोन में आ गया ये 2 + 1 यानी 3 आ गया। तो ये ओ आर की पोजीशन आ जाएगी हमारे पास, ये आंसर मिल जाएगा -2i और ये प्लस का 1i, तो ये कुल मिला के माइनस का 1 बचा। तो माइनस का 1, ये 3 सबको डिवाइड करते चले जाएंगे, माइनस का 3, माइनस के 1 के अपोन में 3i। जे वाला देखो 2j प्लस, अब ये 2j और ये वाले भी प्लस का 2j है, तो 4j हो गया, 4 अपोन में 3j हो गए, प्लस का 4 अपोन 3j। और k वाले देखते हैं 2k और माइनस का k, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो प्लस का 1 बचा, 1 अपोन में 3 और ये k। ये इंटरनली डिवीजन का ये क्वेश्चन है। अब जो 2010 में पेपर में यही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें इंटरनली के साथ एक्सटर्नली भी था, और इसमें भी एक्सटर्नली भी पूछा है। तो एक्सटर्नली डिवीजन में हमने क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ जो रेशो है हमें मालूम है एक्सटर्नली डिवीजन में ये पॉइंट जो होता है ये बाहर होना चाहिए, लेकिन हम फिगर ऐसे ही बनाते हैं, पॉइंट अंदर ही रखते हैं। सिर्फ ये जो रेशो है इसको नेगेटिव कर देंगे। ये जो बाद वाला रेशो है, किसी भी एक रेशो को नेगेटिव करते हैं हम, बाद वाले को माइनस कर देंगे एक्सटर्नली डिवीजन में। एक्सटर्नली डिवीजन में इसको माइनस कर देंगे, 2 रेशो -1। ये आर होता तो बाहर है, लेकिन हम फिगर ऐसे ही बनाते हैं। तब ओ आर की जो पोजीशन आएगी एक्सटर्नल डिवीजन में, हमने लिखना है ओ आर की जो पोजीशन वेक्टर ओ आर पॉइंट की पोजीशन बनेगी ओ के साथ, वो बनेगी, इस 2 ने तो ओ क्यू से इनटू होना है, तो 2 ने ओ क्यू से इनटू होकर यही रिजल्ट देना है। अभी हमने किया था 2i + 2j + 2k, और इस -1 ने ओपी से इनटू होना है। जब -1 ओपी से इनटू होगा तो इन सब के साइन बदल जाएंगे, -j -i -2j + k, -i -2j और +2k, ये -1 से इनटू हो गया ओपी वेक्टर। और अपोन में हमने जो लिखना है 2 + 1 की बजाय 2 - 1 लिखना है, 2 - 1, क्योंकि इसका साइन हमने नेगेटिव कर रखा होता है, तो समेशन ऑफ दीज 2 रेशो लिखना होता है नीचे। ये 10th क्लास में हम ऐसा करते थे। अब अपोन में तो 1 आ गया, 2 - 1, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं, तो 2i माइनस का और 1i माइनस का, तो माइनस का 3i मिल गया, 2j प्लस का और 2j माइनस का, 0j हो गया, j वाला पोर्शन 0j हो गया। ना लिखने से भी चलेगा,
0J लिख दो या बिना लिखे रहने दो। 2K प्लस का और 2K प्लस का, तो 4K हो गया प्लस का। तो एक्सटर्नली डिवीजन में R पॉइंट की पोजीशन ये मिलेगी। नहीं, ये जो प्लस का 2K लिखा है ये तो माइनस का K, प्लस का K होना चाहिए सिर्फ, ये 2 नहीं है, खाली K है ये। तो इसलिए ये 4 की बजाय 2K, ये 1K है, 1K प्लस 2K मिलके 3K बनेगा। ये जो माइनस का 2K प्लस का 2K लिख दिया था, तो हमने इसका साइन ही तो बदलना है, -I माइनस 2J और प्लस K। तो प्लस का 1K और प्लस का 2K मिलके प्लस का ही 3K बनेगा। तो -3I प्लस 3K, कुल मिला के हमें R की जो एक्सटर्नली पोजीशन जो डिवीज़न करेगा R, वो ये मिलेगी। ये गलती से मैंने यहाँ पर 2K लिख दिया था, -K का तो सिर्फ प्लस K होगा। -1 से जब OP इंटू होगा तो इनके सिर्फ सिंबल ही बदलेंगे, वैल्यू नहीं बदलेगी। ये माइनस का K प्लस का K लिखना था, यहाँ 2 गलती से 2 लिख दिया था तो ये 4K बन गया था, जबकि होना तो ये रिजल्ट में 3K है आंसर में। तो 2K और 1K मिलके 3K बनेगा। तो R की एक्सटर्नली डिवीजन में पोजीशन ये बनेगी और इंटरनली डिवीजन में R की पोजीशन ये बनेगी। ये क्वेश्चन 2010 में बोर्ड के एग्ज़ाम में फाइनल में आ चुका है 4 मार्क्स में। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें मिड पॉइंट की पोजीशन निकालनी है हमने P और Q के बीच में। मान लेते हैं वो R पॉइंट ही है मिड पॉइंट में। ये वही क्वेश्चन है, इसमें मिड पॉइंट की पोजीशन चाहिए। उसमें रेशो था हमें गिवन, इसमें मिड में ही है पॉइंट। तो ये P पॉइंट है, इसके स्केलर्स हैं 2, 3 और 4। ये Q पॉइंट है इधर, और इसके पॉइंट्स हैं हमारे 4, 1, -2। R बीचों बीच है, तो R की पोजीशन मिड पॉइंट में है, तो हम रेशो से अगर करना चाहें तो 1:1 यही मेथड यूज़ कर लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब जितना रेशो इधर है, जितनी लेंथ इधर है, उतनी लेंथ इधर है, तो 1:1। तो हमें OR की पोजीशन चाहिए। क्वेश्चन वही का वही है एज इट इज़। हमें OR वेक्टर की पोजीशन चाहिए R पॉइंट की। ये इंटरनली होता है, एक्सटर्नली तो हो नहीं सकता, मिड पॉइंट है तो इंटरनली होगा। ये वाला 1 इधर वाले पॉइंट से इंटू होगा। ये OQ पॉइंट है, OQ 4I - 1J - 2K है। इस 1 ने तो इस पॉइंट से इंटू होना है, तो 1 जब इस पॉइंट से होता है तो एज इट इज़ आ जाएगा 4I + J और -2K। इसका 1 जा करना है, इसका भी 1 जा ही करना है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा +2I + 3J और प्लस का ये 4K, 4 और ये K। ये तो इंटू हो गए, इधर का रेशो उधर वाले के साथ, उधर का रेशो इधर वाले के साथ, और अपॉन में इन दोनों का टोटल 1 + 1। तो ये होता है तरीका। अगर हमने इसी मेथड से इसे करना है तो रेशो 1:1 कर दे मिड पॉइंट में, तो रेशो 1:1 ही होगा। अब हमें क्या करना है, I वाले I में मिलाने हैं और अपॉन में 2 सबको बाइफरकेट करना है। 4 + 2 6I अपॉन में 2, तो 6I के अपॉन में 2 डालेंगे तो 3I मिलेगा। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 4J अपॉन में 2, तो 2J मिलेगा। और 4 में से 2 माइनस करने हैं, K वाले पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 2K अपॉन में 2, तो 1K आ गया। तो कुल मिला के हमें मिड पॉइंट की ये पोजीशन मिल गई। अब हमसे कहता है शो करो कि ये पॉइंट्स A, B, C जो हैं पोजीशन वेक्टर्स लेके बैठे हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। अब उसने पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है। ये जो वेक्टर्स हैं A, B, C, ये इन पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो हम तो A वेक्टर को OA वेक्टर से ही डिनोट करेंगे। सॉल्यूशन में ये जो A वेक्टर है दरअसल पॉइंट A की पोजीशन वेक्टर से बना हुआ है। A की पोजीशन ओरिजिन से ही लेते हैं, इसको A वेक्टर कह दिया उसने। पॉइंट्स को मेंशन किया है तो फिर पोजीशन पॉइंट की लेनी ही होती है हमें, वो है 3I - 4J और -4K। इस तरह से B पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर बनेगा पॉइंट B से, B की पोजीशन बनेगी, उसको B वेक्टर कहा है रेस्पेक्टिवली, का मतलब OB वेक्टर को उसने B वेक्टर कह दिया, वो है 2I - J + K। इसी तरह से C वेक्टर उसने OC C पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को कहा है, ये उसने मेंशन किया है कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही पोजीशन ली जाती है।
अगर पोजीशंस की बात ना करते हैं तो हम इनको साइड्स मानते हैं, लेकिन अभी हमारे ओ ए ओ बी ओ सी हैं और ट्राइंगल का नाम तो ए बी सी होगा। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो ट्राइंगल का नाम यदि ए बी सी है तो हमें ए बी बी सी और ए सी की लेंथ चाहिए। ए बी की लेंथ निकलेगी ओ बी माइनस ओ ए से, ओ बी ये रहा, ओ ए ये रहा, ओ बी माइनस ओ ए, तो 2 माइनस 3 तो माइनस का आई हुआ, -1 + 3 प्लस का 3j मिल गया, और प्लस का 1 और प्लस का 4k, ये नेगेटिव करना माइनस करना है इसे, तो प्लस का 5k मिल गया। ये हमें ए बी की लेंथ मिल गई। अभी हमें बी सी की लेंथ चाहिए, तो बी सी की लेंथ ओ सी माइनस ओ बी से आएगी। ओ सी माइनस ओ बी 1 - 2 तो माइनस का आई, -3 प्लस का 1 तो माइनस का 2j, और माइनस का 5 और माइनस का 1 तो माइनस का 6k। और इसी तरह से हमें अब ए सी या सी ए इनमें से किसी की पोजीशन चाहिए, ये साइड चाहिए। सी ए निकाल लो या ए सी, एक ही बात है। ए सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, इसमें से इसे माइनस करना है। 1 - 3 तो माइनस का 2i, ओ सी ये रहा, माइनस का 3 और प्लस का 4 तो प्लस का 1j बचा, जे ही कह देंगे, और माइनस का 5 और प्लस का 4 तो माइनस का k बच गया। तो इस तरह से हमारे को ए बी बी सी और ए सी ये इनके डायरेक्शन वेक्टर्स मिल गए। अब हमें इसे राइट ट्राइंगल प्रूव करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आइसोसेल्स प्रूव करने के लिए कहेगा तो 2 साइड इक्वल आ जाएंगी। अगर वो कहेगा इसको प्रूव करो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो तीनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर वो कहता है इसे राइट ट्राइंगल प्रूव करो तो एक साइड की लेंथ का स्क्वायर, बड़ी साइड की जो भी लेंथ आएगी उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमें कुल मिला के इन तीनों की लेंथ निकालनी है। लेंथ के, क्योंकि राइट ट्राइंगल प्रूव लेंथ का स्क्वायर ही निकाल दो। जब हमने राइट ट्राइंगल प्रूव करना तो हमें पता है कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर है छोटी 2 साइडों के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो कुल मिला के हम ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स होगा, तभी हम कहेंगे राइट ट्राइंगल है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हुआ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये -1 का स्क्वायर प्लस का ही 1 आएगा। और अब हमने क्योंकि होल स्क्वायर डाल दिया तो अंडर रूट में नहीं डालेंगे। अंडर रूट में तब होता है जब खाली मैग्नीट्यूड होता है। ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो रूट कट गया। तो कुल मिला के हमें मिला ये 25 और ये 10, तो कुल मिला के 35 मिल गया। अब हमें बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो या +2 का बनेगा तो प्लस का ही 4, और -6 का स्क्वायर 36। तो कुल मिला के 36 40 और 41 मिल गया ये हमें। इसी तरह से हम जो थर्ड साइड है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, तो कुल मिला के मिल गया 4 और 2 6 मिल गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी लेंथ जो है वो 41 है। 41 35 और 6 के इक्वल के समेशन के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी का स्क्वायर है, बी सी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के समेशन के इक्वल है। ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इन दोनों के समेशन के इक्वल है, क्योंकि ये 41 है और ये 35 + 6 ये भी 41 ही हुआ। तो इसका मतलब ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि राइट ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरह से ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करके हमसे कई क्वेश्चंस पूछ सकता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल पूछ सकता है,
तो उसमें दो साइड इक्वल आ जाएंगी। राइट ट्रायंगल पूछ सकता है, ऐसे किया ऐसे करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ सकता है। स्केलेन ट्रायंगल के लिए तीनों साइड अलग अलग लेंथ की आएंगी, जैसे ये है, तीनों साइड अलग अलग लेंथ की, तो स्केलेन हो ही गया। तो इस तरह से ये 4-5-6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब 18th क्वेश्चन में कहा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैक्टर एडिशन में अगर ये वापस उसी पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वैल्यू 0 होती है। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी होता है। ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी होता है। जो बी पोर्शन में उसने कहा है कि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी वैक्टर ये रहा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर ये रहा। यहाँ उसने माइनस कर दिया और इसके पोजीशन बदल दी, ए सी कह दिया। और ये तो हमें मालूम है कि ए बी वैक्टर में और बी ए वैक्टर में ये नेगेटिव साइन का फर्क होता है। अगर इनके पॉइंट्स की पोजीशन को बदलेंगे तो माइनस के साइन का चेंज आ जाता है। ए बी वैक्टर जो है ना माइनस बी ए के इक्वल होता है। तो इसने सी ए वैक्टर को जब उसने ए सी कह दिया तो प्लस को माइनस कर दिया, तो एक ही बात है ये। अब सी ए ऑप्शन में उसने कहा है ए बी वैक्टर, ये बिल्कुल सेम लिखा उसने, प्लस बी सी वैक्टर ये भी सेम लिखा, प्लस माइनस सी ए वैक्टर, माइनस सी ए वैक्टर इजकल टू 0। तो माइनस सी ए वैक्टर, अब इसने फिर वापस पोजीशन चेंज की है, तो पोजीशन चेंज की है तो इसे वापस बदलना पड़ेगा। ये बदलेगा तभी तो ये रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये उसने यही पूछा है, इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है, तो इसमें सी करेक्ट आ गया हमारा, सी इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब डी कुछ भी कहे हमें मिल गया ये डी। वैसे उसने क्या कहा, डी को ए बी वैक्टर ऐसे कहा है डी में, माइनस सी बी। अब उसने सी को पहले किया बी को बाद में किया, तो ये साइन बदल दिया। तो ये तो बी सी वैक्टर प्लस का कहो या सी बी वैक्टर माइनस का, एक ही बात है ये तो। और प्लस सी ए, ये तो प्लस सी ए तो शुरू में ही लिखा हुआ है। तो ए बी वैक्टर बी सी को उसने सी बी कहा तो ये साइन बदल दिया, सी ए को सी ए कहा तो प्लस ही रहने दिया इजिकल टू 0। तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट इसमें सी है, तो हम कह देंगे भाई सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ये जो सी है ये करेक्ट नहीं है। बाकी तीनों रिजल्ट सेम है। इसे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है।